It is time to introduce and welcome on stage a living example of courage, determination, and dedication. Hers is a story of hope and resilience in the face of challenges. She is the world's first female amputee to scale Mount Everest. May I request an AV for her, please? 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी। चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून की आगे अंबर पनाही मांगे, करता है तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो बुरा आसमान बाकी है। So please welcome with a huge round of applause, Padma Shri Ms. Arunima Sinha. गुड मॉर्निंग सर, सस्ती है काल। कैसे हैं आप सभी? ब्रेकफास्ट नहीं मिला है?
बहुत अच्छा मिला है मैम। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही हैं आप सभी। आप सब मुझे सुनेंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे युवा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात की, क्योंकि युवा जल्दी किसी को सुनता नहीं है। और आप मुझे सुनेंगे क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, मैं तो एक माउंटेनियर, एक प्लेयर हूँ। और मैं थैंक्स टू महिंद्रा कहूँगी, महिंद्रा राइस कहूँगी। रवि सर, आप जहाँ भी हो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया इतनी प्यारी ऑडियंस के बीच में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो एक माउंटेनियर, जैसे मैंने बताया मैं एक माउंटेनियर हूँ। परिस्थितियाँ हैं जो मुझे ला करके यहाँ खड़ा कर देती हैं। मेरे जीवन का एक एक पल है जो शायद लोगों के लिए वो कहानी है, लेकिन मेरा वो अनुभव है जो पूरी ज़िंदगी बदल दिया है। और वो पल मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों ने कुछ वीडियो में देखा है, कुछ मैं और बताना चाहूँगी कि 2011 में मुझे चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने सिर्फ एक गोल्ड चैन के लिए बाहर फेंक दिया था। मेरे गले में गोल्ड चैन था, कुछ जॉब इंटरव्यू था, मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। 4-5 लोग थे कंपार्टमेंट के अंदर चढ़े हैं, और जितने भी पैसेंजर्स थे उनका ज्वेलरीज उन सब छीनने की कोशिश किया। मैं वॉलीबॉल में 7 टाइम नेशनल प्लेयर चैंपियन रह चुकी हूँ। तो उन्होंने जब मेरी ज्वेलरी छीनने की कोशिश की, मैंने उसका विरोध किया, मना किया, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं उनसे लड़ नहीं पाई और ऐसे उठाया है, उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, पिंग पोंग होके उसका इंजन तो निकल गया था, लेकिन जो डिब्बे थे मैं पिंग पोंग होके टकराई हूँ और फिर मैं नीचे गिरी हूँ। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना भीषण एक्सीडेंट होने वाला है। दोनों ट्रेनें निकल गई हैं। मैंने हाथ रख के उठने की कोशिश की कि मैं उठूं और उठ के खड़ी हो जाऊं। मैं उठ नहीं पा रही थी। तब मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ। मैंने ऐसे अपने थाई को उठा करके जब देखा था तो मेरा पैर कट के जीन्स में हैंग हो रहा था, और उस कटे हुए पैर से ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। मेरे दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। तब मुझे लगा कि शायद मैं अब नहीं चल पाऊँगी। मेरे दोनों एल्बोज टूट चुके थे। मैं बेबस लाचार उसी ट्रैक पे थी, ये सोचते हुए कि शायद मुझे कोई बचा ले। उस समय कोई नहीं था। रात के 1-1:30 बजे की घटना है। मैं पूरी रात उसी ट्रैक पे थी। ऐसे मूव करती अगर एक बार तो दोबारा ट्रेन निकल जाती, मतलब कंटिन्यू ट्रेन आ जा रही थी उस पर। मुझे दिखाई देना बंद हो चुका था, मैं देख नहीं पा रही थी। चूहे होते, बॉडी मूवमेंट ख़त्म हो चुका था। चूहे होते मेरे बॉडी पे घूम रहे थे। इतना ही नहीं, लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे साइड में ऐसे पड़ता था, और मैं साफ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे दोनों एल्बो टूटे हुए थे। सुबह हुई, एक उम्मीद जो होती है, उस गाँव वालों ने मुझे देखा, उठा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली उत्तर प्रदेश ले जाके मुझे एडमिट किया। वहाँ के CMS, फार्मासिस्ट, डॉक्टर आपस में बातें करें, हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो कहाँ शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। मुझे ऐसे रख दिया गया था जमीन पे, हॉस्पिटल के वार्ड में ऐसे ज़मीन पे रख दिया गया था। आपस में बातें कर रहे हो, हमारे पास है ही नहीं कुछ। उतनी देर में मैंने सिर्फ एक बार बोला कि आप तो मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे, बिना एनेस्थीसिया आप काट दीजिए। बहुत कम सुनने को मिलता है एक फार्मासिस्ट, एक डॉक्टर अपना ब्लड देके किसी को बचाए, लेकिन ऐसे लोग हैं हमारे देश में, जिसकी वजह से आज मैं खड़ी हूँ और मैं जिंदा हूँ। और आज मैं एक चीज़ और बताऊँ आप सबको। जब मैं हॉस्पिटल के वहाँ से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मुझे लखनऊ ले जाया गया, और वहाँ से फिर एम्स ट्रामा सेंटर नई दिल्ली। मेरी ज़िंदगी के असली स्ट्रगल्स, या फिर कह सकते हैं ना जीवन, वहाँ से शुरू होता है, एम्स से। मैं एम्स में थी और 20 से 25 4 महीने में एम्स में थी। 20 से 25 दिन बाद जब डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी किया कि हाँ अरुणिमा ठीक है, बातचीत कर सकती है, तो बातचीत का तो कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया है तो मेरी फ़ोटोज़ थी, एक अच्छी सी फ़ोटो, मतलब पट्टी वट्टी लगी हुई, बैंडेज लगे हुए थे, और उस पर कंटेंट था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, TT आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे जब मैंने पेपर मंगाया तो उसमें था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। फ़ोटो सेम, कंटेंट चेंज था कि अरुणिमा सुसाइड करने के लिए। कैन यू इमेजिन, जिस इंसान का शरीर का एक अंग कट चुका है, पूरी ज़िंदगी का पता नहीं व्हील चेयर या बेड से कभी उठ भी पाएगा क्या। मैं बेड से उठ नहीं सकती, मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मैं बेड से ऐसे उठ नहीं सकती थी। मोशन वगैरह सब कुछ 22-23 साल
कि उम्र तक सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ अपने दम पे किया हो और अचानक शरीर का एक अंग कट जाए, जीवन कैसा लगता है। ये मनोदशा मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मनोदशा क्या थी, या फिर मेरी परिवार या फिर जो मुझसे जुड़े हुए लोग थे उनकी मनोदशा क्या थी। हॉस्पिटल के बेड से मैं जब चिल्ला चिल्ला करके बोलने की कोशिश करी थी, मेरे पास टिकट है, मैं सुसाइड के लिए नहीं गई थी, लेकिन सिस्टम कह सकते हैं ना कि हमारा सिस्टम ही ऐसा कि मैं लड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद मैं लड़ नहीं पा रही थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया था लाइफ का सबसे टफ गेम, लीग से हटकर, एकदम लीग से हटकर माउंटेनिंग का जब गोल मैंने चुना था कि माउंटेनिंग करने का, तो मुझे फ्रंट से लोग पागल बोलते थे। जब मैं हॉस्पिटल की में थी या फिर जब मैं एवरेस्ट की ट्रेनिंग में थी, लोग मुझे जब पागल बोलते थे इसके लिए तो मुझे बहुत इरिटेशन और गुस्सा आता था। लेकिन आज की डेट में जब मैं नया टारगेट लेती हूँ और तब लोग जब मुझे पागल बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया। जिस दिन आपके गोल के प्रति लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दें, उसी दिन आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, कोई रोक नहीं सकता है। और कंटिन्यू मैं आपको बताऊं, मैं एवरेस्ट से जब 4 महीने थे, आप क्या सोचते हैं 4 महीने के बाद जब अपने घर जाएंगे, ऑफिस या फिर जो भी आपकी जीवनचर्या चलाने के लिए, आपका जीवन चलाने के लिए जो भी नौकरी बिजनेस जो भी है आप वो करेंगे। मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं ये 2 चीज़ें। मेरे दिमाग में तो 2 अलग चीज़ें थी। एक तो एवरेस्ट सबमिट कैसे करना है, दूसरा जिन जिन लोगों ने मेरी आलोचना की है उसका जवाब कैसे दे। और मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से निकलते ही। मैं इतना वीवीआईपी नहीं थी कि मैं एक फ़ोन करती और मेरा वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जब मैं रेलवे स्टेशन गई हूँ, मेरा प्रोस्थेटिक लेग लग गया था, लेकिन जब मैं बॉडी का वेट प्रोस्थेटिक लेग पे लेती थी, मेरे स्टम्प से ब्लड आ जाता था। मेरे राइट लेग की हड्डियाँ जुड़ी नहीं थी, स्टिचेस, वो मेटल स्टिचेस आती हैं वो लगी हुई थी, एल्बोज में सब में स्टिचेस लगे थे। लोग मुझे अजूबे की नज़र से देखते थे कि ये क्या है। मेरा वेटिंग टिकट नहीं था, ऐसे अंदर गई तो देखा कि बैठ नहीं सकती थी मैं, वेटिंग टिकट तो कंफर्म नहीं हुआ था। तो फिर मैंने तय किया कि ठीक है, लास्ट कंपार्टमेंट हैंडीकैप कंपार्टमेंट होता है। पूरी रात मैं हैंडीकैप मुझे मिल गई सीट, नीचे बहुत सारे लोग बैठे थे हैं, लेकिन ऊपर की एक सीट मुझे मिली। और मैं पूरी रात सीट में ऐसे मुंह दबा के, मैं मुंह छुपा के रोई थी कि आज ये दिन आ गया कि मुझे हैंडीकैप कंपार्टमेंट में बैठना पड़ रहा है। लेकिन 2-3 पोल होते हैं, उसको मैंने उसी दिन क्लाइम करके और सीट मिली थी। चादर में ऐसे ताना है और कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट डे सुबह मैं जब झारखंड में थी, बचेंद्री मैम आप सभी जानते हैं उनको, उनके ऑफिस की सीढ़ियाँ चल रही तो बचेंद्री मैम ने मतलब बाहर ही आ गए ऑफिस के, और उन्होंने कहा रुडिमा क्यों इतना जल्दी क्यों। जब मैंने अपना प्रपोजल बताया है कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उनके आंखों में आंसू आ गया। तो उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। मेरे परिवार से भी किसी को यकीन ही नहीं था। और जब मैंने फिर भी बचेंद्री मैम ने कंधे पे हाथ रखा और बोला कि अरुणिमा एवरेस्ट आसान नहीं, अच्छे अच्छे के हौसले तोड़ देता है। मैं चाहती, सीएसएफ ने मुझे जॉब ऑफर कर दी थी जब एक्सीडेंट हुआ, मैं चाहती तो जॉब ज्वाइन कर लेती, असिस्टेंट कमांडेंट लाइक सेम डीएसपी, मतलब 200 लोगों की बटालियन, लग्जरी ऑफिस, कंफर्ट जोन एकदम, मतलब अपना जीवन बेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकती थी। लेकिन क्या सिर्फ वही, सिर्फ उतने में ही मैं सीमित रहती? ये भी सही था। फिर कभी रवि सर मुझे कभी यहाँ नहीं बुलाते, या फिर महिंद्रा राइस, या फिर अब आप इतनी प्यारी ऑडियंस कभी मुझे मिलती नहीं। मुझे वो मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ज़िंदगी ने यू टर्न लिया है तो वहाँ रुकना नहीं है। वो मिलकर सिर्फ उतना ही में मैं संतुष्ट हो ही नहीं सकती थी। मैंने नेक्स्ट करना शुरू किया और पूरी ज़िंदगी उसको जो यू टर्न था उसके पूरी तरीके से मैंने उसका फ़ायदा उठाया। सच बताऊँ मैं, बचेंद्री मैम ने जब कहा कि आसान नहीं है, लोगों के हौसले तोड़ देता है, मैंने कहा मैं मुझे एक मौका तो दे के देखिए। वाकई में कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब मैं माउंटेन पहुंची हूँ, ऐसे रोड हेड था, ऐसे बेस कैंप नीचे गंगा के किनारे हमारा बेस कैंप होता था उत्तराखंड में।
नीचे जब नॉर्मल लोग होते थे 1 से 2 मिनट में भाग के पहुंच जाते थे, मुझे 3-3 4-4 घंटे लगते थे सिर्फ बेस कैंप पहुंचने में। कोई नहीं था और हर कोई मुझे कहता कि ये पागलपन है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब जिस जिस पर ये समाज हंसा है उसी ने इतिहास भी रचा, ये भी एक इतिहास है। आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं। खैर, मैं पहुंच नहीं पाती थी बेस कैंप, मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया और मैं बेस कैंप धीरे धीरे पहुंचना शुरू किया। इक्विपमेंट्स, रोप सब लगाना सीखा है। एक छोटा सा पीक होता था सूर्या टॉप करके, करीब 14,000 फीट का। मैं ईमानदारी से बताऊं, उस पीक को स्टार्टिंग में मैं कभी सबमिट ही नहीं कर पाई। हर बार मुझे ये कहकर वापस कर लिया जाता था कि रेणुमा टाइम ओवर हो चुका है, स्नोफॉल हो रहा है, विंड बहुत तेज है, तेरे पैरों से ब्लड आ रहा, स्वेलिंग हो गया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारे एक्सक्यूज होते थे। लेकिन आज इस जगह पे आकर मैं आप सबको चाहे जितना मोटिवेट करूं, या फिर शायद आप सभी ने बहुत बड़े बड़े स्पीकर को सुना होगा, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जागती, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं हैं, एक एक पल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं वापस आ गई बेस कैंप और टेंट के अंदर गई हूँ, मैं रोई हूँ, टेंट के अंदर गई, रोई मैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए मैंने खुद को तैयार किया। 3 बजे सुबह पूरा गेटअप जो भी हमारे पास ड्रेसअप थे वो पहना है और बाहर मैं निकली हूँ। मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स थे सभी ने कहा, रेणुमा रेडी? हाँ, मैं तैयार थी। और उस सूर्या टॉप को ले, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं पूरे 8 महीने से लगातार मैं वही कर रही थी। मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें पता थी कि होगा कैसे, या फिर जाना कैसे है, रोप कैसे लगा, इक्विपमेंट्स कैसे लगा, वो सब पता था मुझे। और मैंने खुद को समझाया था सिर्फ। पता नहीं आप उसको सोचते होंगे कि बॉस ये तो स्वार्थी वाली बात है, लेकिन वाकई में जब आपका टारगेट हो तो सिर्फ स्वार्थी हो जाना चाहिए। अपने टारगेट को लेकर बिल्कुल स्वार्थी होना चाहिए। मैंने उस बेस कैंप में बोला कि आज खुद से कि मुझे आज उस सूर्या टॉप पे सबसे पहले पहुंचना है, और उन सब के साथ भागना शुरू किया मैंने भागना शुरू किया है। और करीब बीच में उनको लीड देके और उस सूर्या टॉप पे करीब 20 मिनट पहले मैं पहुंची हूँ। मेरे एवरेस्ट जर्नी का सबसे पहला स्टेप था, लोगों के लिए बहुत छोटा पीक था, शायद किसी को तो पता भी नहीं होगा वो सूर्या टॉप है भी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अपनी रिस्पेक्ट जब होती है तभी, कोई करे ना करे वो अलग बात है, हम एटलीस्ट अपनी रिस्पेक्ट तो करते हैं। मेरे एवरेस्ट जर्नी का पहला स्टेप था, और जब लोग, खुद को मैंने थपथपाया है, और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई है जब वो सारे लोग, मैं खुश थी लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी तब होना शुरू हुआ कि जब वो सारे लोग पीक पर आ गए हैं और आते ही मुझसे पूछा कि मैडम खाते क्या हो? आप बेस कैंप में हमारे साथ प्रोस्थेटिक लेग अपना पहन रही थी, आप इतना अच्छा कैसे चल सकते हो? उस सूर्या टॉप पर कुछ मैंने सिर्फ इतना कहा था, जो मेरा गोल है, मेरा पैशन है, मेरी ज़िंदगी मेरी ज़रूरत है। कोई भी गोल जब आपका, कहते हैं ना, और मेरा जुनून, कहते हैं ना, जुनून आपसे वो करवाता है जो शायद हम खुद नहीं कर पाते हैं। कोई भी गोल अगर आपका जुनून बनता है, तो मेरा तो कहने ज़रूरत, ज़िंदगी और पैशन सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि मुझे बस दे दिया गया और हम कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरी ज़िंदगी बन चुका था। मेरे ऊपर जो दिव्यांगता का और बेचारी का जो एक सुसाइड का, आप अपने जो न्यूज़पेपर एंड ऑल सब में था कि वो मुझे मौका, ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया था कि तू जा, अपने ऊपर से ये जो टैग है वो हटा ले। मौका मिलता है कभी कभी, अभी आपके ऊपर उस मौके को पकड़ के रखते हैं या छोड़ देते। गोल्ड चांस कभी कभी आता है। कुछ को लगा उस पीक पे कि अरुणिमा तो पागल है, कुछ को लगा हाँ करेगी। मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही था, लोगों को समझा पाना। बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझा पाना, क्योंकि उनका जो दिमाग, माइंड ब्रेक हो जाए, जल्दी तोड़ मिलता नहीं है, बिल्कुल तोड़ नहीं सकते। इतना हद तक उनका ब्रेक इतना हार्ड हो जाता है। मैंने स्टार्ट किया है जब मुझे पूरा स्पॉन्सर मिला है, और जब भी किसी बड़े माउंटेन्स में जाते हैं हमेशा एक लोकल गाइड को लेते हैं। जब मैं काठमांडू एवरेस्ट के लिए फाइनली मैं जब गई हूँ, काठमांडू पहुँची हूँ, तो बछेंद्री मैम मुझे सी ऑफ करने के लिए गई थी, और उन्होंने जब लोकल गाइड्स ब्रीफिंग हो रही थी, सब बैठे थे,
उसने मुझे देखते ही कहा कि ये इसका मेटल का पैर है, वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा माइनस टेम्परेचर में। दूसरा पैर के अंदर रॉड है, नहीं हो पाएगा। अब उसको मैं कैसे समझाऊं? तो खैर मुझसे समझाने से पहले वछिंद्री मैम ने उसको डांटा, तू चुप रहे। उसने एक एक ट्रेनिंग ली है, एक एक चीज़ें सीखी, वो सबमिट करेगी। उसको डांट दिया तो मेरा बहुत ही मुझे उस समय अच्छा लगा था। खैर इंडिया से हम 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक सबसे अच्छा और सबसे आगे में चली थी। आपने देखा होगा, अचीवमेंट्स हो या फिर माउंटेन हो, जितना वो सुंदर दिखता है उतना वो हार्ड होता चला जाता है। इंडिया से 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक सबसे बेस्ट, रातों रात हम कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। और जब एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, कैंप 3 तक कुछ लोग जाते हैं और कैंप 3 से वापस है, क्योंकि कैंप 3 से ऑक्सीजन लगना शुरू हो जाता है। और उस कैंप 3 में ऐसे करके है, और यहाँ हम बर्फ को काटते हैं तब अपना टेंट लगाते हैं, मतलब जगह बनाते हैं टेंट की। हमारा टेंट लगा हुआ था। बहुत मुश्किल पल वो भी होता जब 4-5 आपकी टीम किसी चीज़ को कर रही है और अचानक आपका एक टीम मेंबर बोला मुझसे नहीं होगा। आप उसको समझाने की कोशिश करें कि चल भाई, हम भी तो कर रहे हैं, हम सभी तो कर रहे हैं, हो जाएगा तुम्हारा भी। समझाने की कोशिश कर, 2 लोग टीम वहाँ से कैंप 3 से वापस जाने की बात कर रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अरुणिमा तेरा एक पैर नहीं है, दूसरा भी चला जाएगा तो क्या? वाकई में मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोल के जवाब नहीं दे सकते हैं, कभी कभी ये होता कि आपका चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। और मैं आपको बताऊं, फिर मैं अपने टेंट में गई, और वो कैंप 3 ऐसा है कि आपकी कमर से एक सेफ्टी रोप हमेशा बंधी होगी, चाहे आप टेंट के अंदर सोए हो, वॉशरूम जा रहे हो या कुछ भी, एक सेफ्टी रोप हमेशा। अगर आपने वो सेफ्टी खोली तो माउंटेन आपको सॉरी बोलता है, सॉरी ख़त्म, क्योंकि आपने उस माउंटेन का जो डिसिप्लिन है, जो रूल्स है, उसको तोड़ दिया है। कैंप 3 से कैंप 4 के लिए मैं रात को 1 बजे निकली उस सेम डे, और रात को 1 बजे वो स्टेप आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, फटाफट आप चढ़ते हैं, लेकिन वो स्टेप करीब 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में उठता है। और वो एक्सट्रीम ठंड, बहुत शायद एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं उस ठंड को। और इतना ही नहीं, विंड इतनी थी, एक रोप में होते हैं, और रोप ऐसे विंड जब चलती है तो उस रोप पे आइस वॉल से कभी हम इधर टकराते, कभी इधर टकराते हैं, यही चलता रहता है। विंड इतनी तेज विंड होती है। जब मैं और मेरा शेरपा कैंप 4 की तरफ बढ़ना शुरू किए हैं, और नेक्स्ट डे अगले दिन 12 साढ़े 12 बजे दिन में हम कैंप 4 में पहुंच चुके थे। मतलब बहुत सारे लोग कैंप 4 भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि कैंप 4 भी पहुंच जाना। और ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं कैंप 4 में थी और जगह जगह टेंटेज लगे हुए थे ऐसे। अभी कैंप 4 में ऑक्सीजन मास्क ऐसे होता है, आप लगा करके हमेशा टेंट के अंदर आप नहीं रह सकते हैं। बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए, नेचर से डायरेक्ट मिलाने के लिए, खुद को एक्लिमेटाइज करने के लिए आपको टेंट से बाहर रहना पड़ेगा। मैं बड़े उत्सुकता था, 4-5 और टेंट्स लोग लगे हुए थे, 4-5 शेरपा किसी को खींच कर बाहर निकाल रहे थे। जब मैंने देखा है और कि क्यों खींच के बाहर निकाल रहे हैं, उत्सुकता थी मुझे, ऐसे में देखना शुरू किया मैंने। और एक कैनेडियन लड़की थी, जिस पोजीशन में वो टेंट के अंदर सोई थी, उसी पोजीशन में वो टेंट के अंदर मर चुकी थी। इतना नहीं, कोई दूसरा मेन समिट से सबमिट करके आया था और आते ही वो टेंट के अंदर सो गया था, उसके फेफड़े में पानी गया था और वो भी मर चुका था। मेरे सामने 2 डेड बॉडीज ऐसे रखी हुई थी। और अगर आपको ये लग रहा कि अरुणिमा को डर नहीं लगा, मुझे बहुत डर लगा था, मैं एकदम डर गई थी कि ये क्या है। लेकिन सच देखिए कैसे कभी ऐसा नहीं किसी के बिना कुछ रुकता है, बिल्कुल नहीं रुकता। वो टेंट, बहुत सारे माउंटेनियर्स नीचे से आ रहे थे, वो टेंट किसी और को चाहिए था, ख़त्म। अगर आपने करना छोड़ दिया, आप जहाँ हैं सिर्फ वहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है बस इतना, आप यकीन मानिए ऐसे सेकंड, सिर्फ सेकंड लगते, पलक झपकते दूसरा आपको रिप्लेस कर देता है। बॉडी बाहर निकाल दी गई और टेंट किसी और को चाहिए, और वो बॉडी पता नहीं कि कहाँ जाएगी, पता नहीं नीचे जाएगी या फिर कैसे। खैर ये कैंप 4 है, कैंप 4 से ये मेन समिट है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट, और उसका नाम है उसका डेथ जोन एरिया, मतलब उसका नाम ही पड़ चुका डेथ जोन एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा मौतें एवरेस्ट पे यहीं पे होती हैं। मैं और मेरा शेरपा जब
कैंप 4 से आगे बढ़ना शुरू के मेन समिट के लिए निकले हैं, तो मैं डे लाइट में निकल गई थी। मतलब मेरी हेडलाइट अभी जलाने की नौबत नहीं आई थी, उजाला था बढ़िया, लेकिन जब अंधेरा में चलती रही उजाले में तो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, मतलब डार्क हो गया पूरा, और ऐसे लाइट जलाई है मैंने, थोड़ी दूर चली और जिधर ही मेरा सिर जा रहा है, मतलब जिधर ही मूव हो रही हो लाइट, उधर ही मुझे डेड बॉडीज नज़र आ रही है। 99 की आज भी डेड बॉडी एवरेस्ट पे है, करीब 10-10 लाख का इक्विपमेंट्स उसकी बॉडी पे है, लेकिन वो मर चुका है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे, मतलब हेलमेट, बूट, क्रैम्पोन, सभी सब कुछ है, लेकिन वो मर चुका है। इतना ही नहीं, जिस रोप में मैं हूँ, एक ही रोप पे बहुत सारे लोग क्लाइंब करते हैं, जिस रोप में है उसी रोप में एक बांग्लादेश, उनका हाथ ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज़ आ रही थी। जब तक मैं उनके पास पहुँची हूँ, उनका बॉडी मूवमेंट ख़त्म हो चुका था, मूव ही नहीं हो रहा था, ऐसे रोप में उलट चुके थे, फ्रॉस्ट बाइट हो चुका था, फेस पूरा का पूरा ब्लू पड़ चुका था, और स्नो के छोटे छोटे पार्ट गिर रहे थे, हुड था, हुड में ऐसे ऐसे भर रहा था। माइंड ब्लैंक हो जाता, हम सोच ही नहीं पाते आगे। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं हम कि ठीक है, अब शायद ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि हम करें, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर वाला ये चाहता है कि आप इसको क्रॉस तो करिए, फिर तो मैंने पूरी दुनिया आपके लिए रखा है, लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट करने को फिर तैयार नहीं होता माइंड, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। खैर, जब मैं सामने हूँ उसके, और मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था और मैं सोच ही नहीं पा रही थी मुझे क्या करना चाहिए। शेरपा ने मुझसे पीछे से कहा, मेरा गाइड जो था उसने कहा कि अरुणिमा वापस चले, ज़िंदगी रही देखना फिर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मुझे जल्दी समझ नहीं आता। मैंने शेरपा से कहा कि ठीक है, और मेरा जो सेफ्टी रोप था, उस सेफ्टी रोप को कैराबिनर को खोला है, खोल के उस डेड बॉडी के आगे लगाया है, और डेड बॉडी के आगे लगाते मैंने उस डेड बॉडी को लांघते हुए मैंने सिर्फ इतना बोला था, इन सब में से, वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी, इन सब में से अगर सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया है तो मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी, तो ठीक है, नहीं तो मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करके जिंदा वापस जाऊँगी। कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से काम करना शुरू करती है। मैं उस डेड बॉडी को लांघ गई थी। इतना ही नहीं, जब मैं इतना फास्ट भागने की कोशिश करी, मेरा पैर स्लिप हुआ है और जाके उस डेड बॉडी पे रुक गया ऐसे, मतलब इतनी तेज़ी से चलने की कोशिश कर रही थी। खैर, जब मैं आगे बढ़ी हुई, साउथ समिट हिलेरी स्टेप, आपने सभी को पता होगा शायद हिलेरी स्टेप के बारे में, रॉकी एरिया है। हिलेरी स्टेप के बाद पहुंचने के बाद फिर से मेरे शेरपा ने कहा कि अरुणिमा दोबारा ज़िंदगी रही, दोबारा ट्राई करना। फिर मैंने कहा कि दोबारा, तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है अरुणिमा, दोबारा ट्राई कर। मैंने पूछा मेरा ऑक्सीजन क्यों? तो बहुत स्लो चल रही है, औरों से बहुत स्लो चल रही है। अभी माउंटेन में क्या होता है कि एक ही जगह पे आप रुक नहीं सकते, लगातार आपको चलना है। अगर आप रुक गए, कहते हैं ना पानी जमा हुआ पानी फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, सेम माउंटेन में है। माउंटेन में अगर आप रुक गए तो बॉडी ख़राब हो जाएगी, मतलब जम जाएगा पूरा, नीचे से ऊपर तक पूरा जम जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जब शेरपा ने बार बार मुझे कहे तो हाई एल्टीट्यूड और हाई प्रेशर पे, चाहे वो आपका बिजनेस का प्रेशर हो या फिर माउंटेन में जब ऑक्सीजन नहीं होता और वेट बहुत भारी होता है और हमें चलना होता, कंटिन्यू रुकना ही नहीं, और फिर हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब इरिटेट होते, बहुत परेशान होते हैं। जब शेरपा मुझे बार बार कह रहा कि वापस वापस, मैं पैरों को मूव कर रही थी एक ही जगह पे, एक ही पैर है मुझे तो एक पैर की उंगलियों को मूव कर रही हूँ। एक पैर ना होने के फ़ायदे बहुत होते हैं मुझे, उसका सॉक्स इसमें डालती हूँ और ठंड आराम से, एयर बहुत अच्छे से क्रॉस हो जाता है, बहुत अच्छे से क्रॉस है, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता उस पैर में, मतलब बहुत ज़्यादा उसका प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। और उसी समय जब मैं इस जर्नी के लिए निकल रही तो मेरी माँ ने और बछेंद्री मैम ने मुझे बोला था कि अरुणिमा कि शायद तेरा जो ये यात्रा है और उस यात्रा में जब तुझे लगे कि शायद एवरेस्ट सबमिट नहीं होगा, तो जहाँ पर भी होना वहाँ पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि एक एक कदम चल के तो यहाँ तक पहुँची है। क्या होता वो मुझे नहीं पता। हाई एल्टीट्यूड पे गुस्सा जाहिर सी बात बहुत आता है, लेकिन एक बार जब बात माइंड में आ जाती तो जल्दी ख़त्म नहीं होती। जब मुझे लगा कि शेरपा नहीं जाएगा, मैंने लास्ट में फैसला लिया कि ठीक है, तू जाना चाहता है तो जा, नहीं जाना चाहता है मत जा। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है
कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। सिर्फ इतना बोलकर मैंने, लोगों के फुटप्रिंट्स बन जाते हैं स्नो में। मैंने कहा तू नहीं जाएगा, मैं ये फुटप्रिंट्स फॉलो करूंगी, और उस फुटप्रिंट्स को मैंने फॉलो करना शुरू किया। अब फिर मैं वही दोहराऊंगी कि आप स्टार्ट तो करिए। जब आप स्टार्ट करते हैं तब आप अकेले होते हैं, बाद में जब आप थोड़ा अचीव कर लेते हैं या फिर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं। मुझे पता था, जब मैंने 10-20 कदम मैं चली हूँ, मुझे पता था वो आएगा, वो जा ही नहीं सकता। और मैं चल रही थी, वो मेरे पीछे आ रहा था और चिल्लाते हुए, ये खुद मरेगी, मुझे भी मरवाएगी, इसको कोई फ़र्क नहीं। आप यकीन मानिए, मैं सुन सब कुछ पा रही थी जो वो बोल रहा था, लेकिन मुझे सुनाई सब कुछ दे रहा था, लेकिन दिखाई सिर्फ एवरेस्ट दे रहा था। और करीब 2 घंटे बाद हम दोनों दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीक, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो जो मेरी ज़िंदगी का अनमोल पल है, वो 6 से 7 मिनट, मतलब दोनों हाथ ऊपर करके मेरा चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं कि मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं कि एक बार कि जब हम कुछ कर लेते हैं या फिर शायद जब फेल हो जाते हैं तो दोबारा ट्राई नहीं करते, नेक्स्ट के लिए ट्राई ही नहीं करते हैं। मैं उन सबको बता देना चाहती थी। ऐसे इवन मास्क मैंने ऐसे नीचे किया था और मैंने चिल्लाने की कोशिश की, ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की। शेरपा बोल रहा, अरुणिमा माउंटेन में क्या सीखा है तुझे? माउंटेन में चिल्लाया नहीं जाता। मैं क्या आप नहीं समझेंगे, थोड़ा सा चिल्ला लेने दीजिए मुझे। मतलब वो फीलिंग्स ही कुछ अलग थी। नेशनल फ्लैग जब सी लेवल पे आप होते हैं तो शायद उसकी फीलिंग्स उतनी अच्छी ज़बरदस्त नहीं आती है, लेकिन जब आप किसी ऐसे बड़े माउंटेन्स में होंगे या फिर किसी कंपटीशन में ऐसे होंगे तो आप देखिएगा आपके ट्रियो कलर के प्रति क्या फीलिंग्स होगी, अलग ही कुछ होती है। कुछ लोग चाइना साइड से चढ़ रहे थे, हम साउथ साइड से थे, तो मैं साउथ साइड से थी। अपना अपना फ्लैग लोग लगा रहे थे और मेरे दिमाग में क्या आता, घुटनों में इतनी ताकत बचती ही नहीं है, पैरों में इतनी ताकत बचती ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात उस ट्रियो कलर की होती है तो मन में आ रहा था मैं खड़ी हूँ और अपने ट्रियो कलर को सबसे ऊपर कर दूँ। मैं लगाती, लेकिन विंड इतनी तेज़ होती थी, बार बार ऐसे गिर जाता था। कई बार ऐसा शेरपा का चल अभी लग गया, तेरा फ्लैग लग गया, अभी चल नीचे। बहुत सारे माउंटेनियर्स का मैंने एक्सपीरियंस जाना था, पूछा था मैंने उनसे कि जब टॉप की फ़ोटोज़ और वीडियो नहीं ले पाते थे, इसलिए मैं आपको बता, जब मैं टॉप पे पहुंची, बॉडी से टच करके मैं डिस्पोजल्स कैमराज और बैटरीज में रख के लेके गई थी कि वो ख़राब ना हो, माइनस टेम्परेचर में ख़राब हो जाता है। तो जब मैंने टॉप पे निकालना शुरू किया, इस जेब से ऐसे निकालना शुरू किया है, तो शेरपा बोल रहा, ओ तेरा 1 किलो का वेट तो यही था और तू इसलिए नहीं चल पा रही थी। मैंने शेरपा से कहा कि अच्छा प्लीज़ फ़ोटोज़ निकाल लो, मैंने रिक्वेस्ट की उससे कि फ़ोटोज़ निकाल लो। कह रहा 8,848 मीटर की हाइट पे तुझे फ़ोटो निकालने की सूझ रही है? मैं प्लीज़ निकाल लो, रिक्वेस्ट की। हाथ अच्छा फ़ोटोज़ तो उसने निकाल ली, बात तो हमारी तब उसकी बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। उसके हाथ में कैमरा था और नीचे पटका, बोला तू मर मैं जा रहा हूँ। और मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, खींचा, बोला कि वीडियो बनाओ। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या अरुणिमा ये लीडरशिप है? तुम्हें जिंदा जाना, बस समिट सक्सेसफुल तब होगा जब आप वापस बेस कैंप तक जिंदा जाते हैं, सेफ, तब सक्सेसफुल माना जाएगा। पता वो वीडियो मैंने बनाने के लिए क्यों बोला? जितना ऑक्सीजन अब मेरे पास था उतने में वापस मैं कैंप 4 नहीं पहुंच सकती थी, पहुंच ही नहीं सकती थी। और इसलिए मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मैं जिंदा ना जाऊं, और लेकिन फिर भी लड़ना थोड़ी छोड़ सकते हैं। मैंने शेरपा से कहा कि ये वीडियो बना, अगर मैं इस वीडियो के ज़रिए एक मैसेज देना चाहती हूँ और ये वीडियो मेरे भारत पहुँचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? ज़रूरत सिर्फ सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला देने पे मजबूर हो जाए। और इतना, मैं और बताऊँ, इतना ही नहीं, मैंने ये भी बोला कि 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ। आज 21 मई 2013 में दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर हूँ। कैसे लोगों को लगता है कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया, जबकि सच ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था।
जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। कोई भी गोल जब आप अपने दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बना के करते हैं, जब उसका कॉम्बिनेशन बनता है ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आजमा के देखिएगा, रुक ही नहीं सकते, आप खुद नहीं रुक सकते हैं। नेक्स्ट के लिए माइंड पूरी तरीके से पागल होता है। खैर, मैंने एवरेस्ट सबमिट कर लिया था। वो जो मेरी ज़िंदगी का अनमोल पल था, जैसे मैंने बताया कि अनमोल पल था। मैं फटाफट भागने की कोशिश कर रही थी नीचे। 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। मैं नीचे भाग रही थी, चलने की कोशिश किया नीचे। मैंने वो तड़प भी महसूस की है कि एक इंसान बिना ऑक्सीजन के तड़पता कैसे है। मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑक्सीजन की वाइट चादर होती है वहाँ, मतलब वाइट स्नो, पूरे स्नो इतने मोटे मोटे कार्टन जैसे ऐसे गिरने शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी देर में आपको अगर बैठ गए तो ढक देगा। मतलब रुक गए तो ख़त्म, रुक नहीं सकते वहाँ पे, मूव करते रहिए। और जितना मूव करेंगे आप जिंदा भी वापस आएंगे, नेक्स्ट आपको मिलेगा भी। खैर, मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। मैं बर्फ़ था, स्नो था, मैं ऐसे स्नो में इधर जो तड़प थी मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। इवन शेरपा का ऑक्सीजन में छीनने की कोशिश कर कि तू दे दे, जबकि मुझे पता था वो मर जाएगा। 10:55 पे सबमिट किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटैम्प्ट करता है तो उसको सुसाइड अटैम्प्ट बोलते हैं। मतलब 6-7 मिनट टॉप पे में थी तो 11 अपने आप बच चुका, शायद ज़्यादा ही हो गया था। फॉगी सा हो, जब क्लाउडी हो जाता तो मेन पीक दिखती नहीं है। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर। जनरली सबके पास 2 होता है, एक जाने को, एक वापस आने को। मैंने दोनों लगा दिए थे जाते वक्त ही, क्योंकि मेरा माइंड, जितना मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि जब मैं रेलवे ट्रैक, महिला आयोग, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी रेलवे से कि क्या हुआ था, अपडेट मांगा। तो पता चला था कि 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी जब मैं वहाँ गिरी थी। जब मुझे फेंका गया था तो मुझे 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। और इतना ही नहीं, मैं 7 घंटे लगातार उसी ट्रैक पे पड़ी थी। 7 घंटे 49 ट्रेन अप डाउन हो गई, इतना भीषण एक्सीडेंट। तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि ऊपर वाली की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं है, तो खुल के रिस्क ले लो। तो समझ, इसलिए मैंने लगा दिया था ऊपर जाते वक्त ही ऑक्सीजन अपना। खैर, भागना शुरू किया नीचे। अभी तो बॉडी को पुल करके मैं लेके चलने की कोशिश, ऐसे दोनों हाथों पर प्रेशर देके उठाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी। एक ब्रिटिश नीचे से ऊपर की तरफ, उसने एक को, जो 2 ऑक्सीजन था उसके पास, उसने एक को ड्रॉप किया और दूसरे को लगाया और खुद नीचे जाना शुरू किया। क्योंकि मेन पीक दिखती नहीं है, लोग भटक जाते हैं, इसलिए नहीं कोई जाता। शेरपा जो मेरे लाइफ में अच्छे लोगों में से एक है, उसने ऐसे गया है, वॉकिंग डिस्टेंस में हाथों से वेट किया, ऑक्सीजन जो फेंक दिया था उसने, और लगाया, मुझे ले आया, मुझे लगाया और बोला, अरुणिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता है जिंदा रहे। मेरे चुप रहने के 2 कारण थे। एक तो ताकत नहीं थी, मैं खड़े होने की तो ताकत नहीं, तो मैं बोलती कैसे। दूसरा, अगर मैं बोल भी देती तो थप्पड़, एक थप्पड़ मार देता वो खींच के। क्यों? क्योंकि टॉप पे मैंने उसकी बात नहीं मानी। 6-7 मिनट मैंने लिया था। और शेरपा मुझे बार बार कह रहा कि तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता है जिंदा, मतलब रिपीटिशन में चल रहा था उसका। लेकिन मेरे जब ऑक्सीजन गया है, मैं यहाँ पर बैठे, मैं किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन अगर बात करें मेरी, ना मैं लक, न भाग, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती। क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, आपके अंदर जीतने का जज्बा है, तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, जैसा चाहे वैसा जिंदगी को मोड़ सकते हैं। मेरे भाग्य ने लिख दिया था, भाग्य में सिर्फ इतना कि जा व्हील चेयर पे आ जा, या फिर 20 बाई, या फिर असिस्टेंट CISF की जॉब ज्वाइन कर लो, फिर वो। लेकिन कभी कभी किस्मत को खुरच के लिखना पड़ता है। खैर, जो भी था, भाग्य, किस्मत, लक, जो भी था, आप जो भी मानते हैं, मैं नीचे भागना शुरू की। एवरेस्ट पे नीचे मौतें, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेस्ट पे मौतें नीचे आते वक्त होती हैं। उसका भी कारण है, जब हम अचीव कर चुके होते हैं तो हम फिर मैं इधर हम बैठते हैं, हम बार बार बैठते हैं, बार बार बैठते हैं, और हम भूल जाते हैं कि जितना समय हमें जाने में लगा था उतना ही हमें नीचे आते वक्त भी लगेगा। और हम रुक जाते हैं, हमारा ऑक्सीजन तो चलता रहता है ना। मतलब आपका जो कंपटीटर होगा वो तो काम कर रहा होता है, और हमें लगता है कि शायद आप भी अचीवर, मतलब मैं कर चुका हूँ,
जबकि ऐसा नहीं होता है। वो दूसरा जो भी है आपका कंपटीटर या फिर ऑक्सीजन, वो कंटिन्यू चलता रहता है, जस्ट थोड़ी देर बाद खत्म, फिर हम खत्म। मैं फटाफट भाग रही थी, मेरा इक्यू एक्सपेडिशन था, ह्यूमन वेस्टेज भी होता था ना, वो भी पाउच में करो और नीचे वापस लेकर के आओ। तब लगातार ये और गार्बेज, बहुत सारे लोग फ्लैग्स एंड ऑल सब ले जाके छोड़ देते हैं, तो वो भी सब साथ लेके आना था। मैं फटाफट नीचे भाग रही थी, ये खुश थी कि जो मैंने तय किया था वो पाई, लेकिन कहें किससे? डेड बॉडीज, स्नो बहुत सारा, शेरपा कम से कम आगे है, बहुत आगे है वो, उसको भी बड़े माउंटेन्स में वो फटाफट भागता है। अब अचानक माइनस एवरेस्ट पे कभी कभी टेम्परेचर जो होता है वो -60 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। मेरा प्रोस्थेटिक लेग अचानक निकल गया, मेरा आर्टिफिशियल पैर मेरा निकल गया है, और शेरपा मुझसे आगे है, मैं उसको भी नहीं बोल पा रही कि भाई रुक जा, मेरा पैर निकल गया। क्योंकि बड़े माउंटेन्स में या फिर बड़ा, जब आप कुछ बड़ा टारगेट लेते हैं, कोई आपको बता सकता है, उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता बिल्कुल भी। अब वो शेरपा को अगर मैं बता देती तो बड़े माउंटेन्स में ये होता कि लास्ट मोमेंट तक आपको बताएगा कि आप चलिए, नहीं चल सकते तो आपको छोड़ देगा, वो खुद भाग के चला जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से कोई जान नहीं देगा अपनी। अब मेरी आंखों से आंसू आना शुरू, मास्क ऐसे है, आंसू आते आते ऐसे जम जाता था, मेरी ये सब उंगलियां ऐसे, मांस, नाखून और मांस ऐसे फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। 100 की स्पीड में आपकी 4 व्हीलर चलती है और विंडो खुला होता है, और जब हवा आती है तो आपने सबने शायद महसूस किया होगा, वहाँ 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है, स्किन क्रैक हो जाती है। और मैं शेरपा को नहीं बोल पा रही हूँ, आंसू आना शुरू। एक एग्जाम्पल होगा, सही, अब मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, सलाइवा आता था मुंह में, जब मैं स्प्लिट करती तो यहीं पे कुट से, यहीं पे जम जाता था, कुट से आवाज़ आती थी, मतलब तुरंत जम जाता था, आंसू आते वक्त भी यहाँ भी जम जाता था। लगातार यही चल रहा था, जब मुझे लगा कि शेरपा को भी नहीं बोल सकती, आंसू, फिर ये सब उंगलियां मेरी ऐसे मुट्ठी नहीं बांध पा रही थी। मैं लास्ट में रोना धोना छोड़ के आंसू को पोंछा है और चिल्ला के बोला, एक तो मेरा पैर काट लिया, फिर दिमाग में माउंटेन, आज एवरेस्ट सबमिट कर ले तो आप क्या चाहते हैं, मैं जिंदा वापस ना जाऊं? आप ही के बच्चे हैं, जितना चाहो आपके पास, कहते हैं ना, जितना ताकत आप में है आप लगा लो, और जितना ताकत मुझ में है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी। और ये बोलकर मैंने ये दोनों, मेरा ये हाथ मुड़ नहीं रहा था, मतलब मुट्ठी नहीं बांध पे। लकड़ियाँ आपने देखी होंगी, लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, जब ऐसे कट से तोड़ते तो कुट से आवाज़ आती है, उंगली इतनी फ्रीज हो जाती है कि अगर ऐसे किसी चीज़ से टकराएगी तो वो उंगली ही टूट के निकल जाएगी, इतना फ्रीज हो जाता है। मेरा जब नहीं मोड़ पा रही तो मैंने दूसरे हाथ से मोड़ा है, और इस हाथ से पकड़ के रोप को पकड़ा है, दूसरे हाथ से झुक के प्रोस्थेटिक लेग को। और शेरपा मुझे देख रहा है, वहाँ से सब देख रहा है वो, लेकिन वो वापस आपको लेने नहीं आएगा, उठा ही नहीं सकता। मैं पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू किया है। आप अपने अचीवमेंट्स के, मतलब जो भी आपका टारगेट रहता है, जितना करीब आप उसके होते हैं, स्ट्रगल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग उस स्ट्रगल से टूट जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसको तोड़कर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब वो आपको क्या बनना, वो आप पे डिपेंड करता, किस हद तक आपका दिमाग उसके लिए मतलब प्रेरित है, किस हद तक आप उसको चाहते हैं। मैंने जब रॉकी माउंटेन्स था, मैं जहाँ विंड कम थी, स्नो कम था, मैं उसके पीछे गई हूँ, और मेरा जो थाई होता पूरा कट जाता है फ्रिक्शन की वजह से। मैंने ग्लव्स से ही पूरा रब किया है और फिर पहना है, और फिर भागना शुरू किया। अब जो पैर अच्छा सेट हो जाता, मतलब फिर तो बहुत अच्छा है। फिर मैं भागना शुरू किया मैंने। बेस कैंप 4 जब मैं वापस पहुंची हूँ, मेरे ग्रुप के मेन लीडर जो थे, हर ग्रुप का एक लीडर बनाया जाता है, वो सबमिट करके आ चुके थे। उनका सबसे पहला सवाल यही था, अरुणिमा इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आज भी याद है, मैंने सिर्फ एक लाइन में बोला था, जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। रिस्क ना लेना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क होता है। फिर वही ना कि गिरने को तो सीढ़ियाँ इतनी अच्छी होती हैं, गिरे और कहानी ख़त्म, सब खत्म। लेकिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड या फिर ये आपको तय करना, हर समय हर जगह रिस्क है। फिर हम जीना क्यों छोड़ दें, नेक्स्ट के लिए करना क्यों छोड़ दें?
खैर मैं वो एवरेस्ट सबमिट करना कोई बड़ी बात नहीं, देश वापस आई हूँ तो यूथ मुझसे बहुत तेज़ी से जुड़ रहा था। अब मेरे पास मतलब पूरा लग्जरी जीवन था, पूरा लग्जरी था, सब कुछ गवर्नमेंट ने, मतलब मुझे वो प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो वो कंटेंट आया था ना कि मैं सुसाइड करने के लिए गई थी, वो अपने आप सब कुछ प्रूफ हो गया था। कुछ ज़रूरत, मुझे जॉब ऑफर थी, बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ें थी। चाहती तो मैं बैठ जाती एवरेस्ट करने के बाद, लेकिन कहता है हम जैसे लोग बैठ ही नहीं सकते। और शायद बैठ जाती, कहते ना आप वो जो दिखाई देने वाली बात, वो आप फिर ख़त्म हो जाते, दिखाई भी नहीं कहीं देते। मैंने जब लोग इंस्पायर हो रहे थे, मैंने तय किया, ये भी मैं बताऊंगी कि मैंने एवरेस्ट सिर्फ अपने लिए किया था। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था, मैंने उसके लिए एवरेस्ट सबमिट किया था। लेकिन जब देश वापस आई, लोग इंस्पायर होते, तब तय किया वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट 7 हाईएस्ट पीक, 7 महाद्वीप हैं, उसके सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन सभी 7 को मैं सबमिट कर चुकी हूँ। मेरा नेक्स्ट है, थैंक यू, मेरा नेक्स्ट है, मैं कहते ना फिर भी अभी भी बैठ नहीं सकते। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते कि मैं बहुत सारे हो गया, अभी छोड़ दे पत्थरों में पैर तोड़वाना। लेकिन मैं कैसे कहूँ ना, मैं फिर वही दोहराऊंगी कि आप जैसे प्यारे ऑडियंस फिर मुझे मिलेगी कैसे? मुझे वो ऑडियंस चाहिए, मुझे प्यारी सी, आप लोग चाहिए। वो जो नाम आगे है ना महिंद्रा, वो ये बड़ी बात है कि मुझे बुलाया है, तो मुझे वो चाहिए। खैर इसीलिए मैंने नेक्स्ट है, मैं आज इस हॉल से, मैं उसको बताने से पहले आप सबसे भी प्रॉमिस चाहूँगी, क्या आप अपने नए एवरेस्ट के लिए तैयार हैं या फिर नए बेस कैंप के लिए तैयार हैं? यस या नो? पीछे से तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अपने बेस कैंप के लिए तैयार हैं? रवि जी आवाज नहीं आ रही है, एक बार और करें। क्या अपने बेस कैंप के लिए आप तैयार हैं? ठीक है, इस हॉल से मैं बस इतना प्रॉमिस चाहती हूँ आप सबसे, किसी और से करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही करिए कि मैं अपनी जिंदगी का एवरेस्ट क्लाइम कर रही हूँ, नए नए माउंटेन्स, नए नए टारगेट्स में ले रही हूँ। आप अपनी जिंदगी का, आप अपने बिजनेस का टारगेट्स लीजिए, अपना 100% दीजिए, देखिए ऊपर वाला हमेशा आपके साथ होगा। और जैसे नेक्स्ट मैंने साउथ पोल लिया है, साउथ पोल नॉर्थ पोल है ना, सेंटर ऑफ अर्थ। प्रभु अगर चाहेगा तो मैं साउथ पोल पे दुनिया के सब, कहते हैं ना, उस जगह पे फिर जाकर के अपना नेशनल फ्लैग ट्रियो कलर में लगा पाऊँ। आज आप सबसे इस हॉल से ये भी चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए गुड विशेस करें कि मैं अपना तिरंगा वहाँ पर भी लगा पाऊँ। आप सबका थैंक यू। आपने वो अभी उसमें सुना भी है, वीडियो में सुना भी है, मेरी 4 लाइन की फेवरेट पंक्ति है जो मैं हमेशा कहती हूँ और मुझे नेक्स्ट टारगेट के लिए भी, मुझे भी मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं सिर्फ मैं आपके लिए कहती हूँ, मुझे खुद के लिए भी बहुत ज़रूरत होता है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अरुणिमा मैम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आपकी स्टोरी को मैं कुछ शब्दों में बयां कर नहीं सकती हूँ, वो कम पड़ जाएंगे। सो आई ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस। सो आई रिक्वेस्ट ऑडियंस मेंबर्स टू स्टार्ट आस्किंग देयर क्वेश्चंस फ्रॉम मिस अरुणिमा। यस अनिल सर, बताइए सर। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, बताए सर। अगर आपको वो 4 जेंटलमैन, अगर वो जेंटलमैन तो नहीं है, दो 4 जन आपको आपके सामने मिलेगा, व्हाट वुड बी योर एक्शन? इज इट अ रिवेंज और अ फॉरगेट और फॉरगिव? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। जो आपको जो ट्रेन से, नहीं, अब आई थिंक माइक के बिना करें तो शायद, हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली जाहिर सी बात है, मेरा एक्शन तो यही होगा कि इस तरीके की, उनके इस कृत्य की वजह से एक अरुणिमा विकलांग हो गई, और मैं कभी ये नहीं चाहूँगी वो किसी और के साथ इस तरीके से कर पाए।
तो मेरा जाहिर सी बात उनको समझाने का कोशिश रहेगा कि आप ऐसा मत करिए। और मुझे लगता है उनको जवाब तो उसी समय मिल गया होगा कि जब मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था, और वो निश्चित तौर पे वो सब जब उन्होंने न्यूज़पेपर एंड ऑल सब में देखा होगा तो उनको जवाब तो उसी समय मिल गया। और एक कहते ना कि मरा मरा बोलते बोलते राम राम भी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसे लोग इस तरीके की, हम नानक जी के देश में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी यही चाहूँगी उनको समझाने से अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, अगर नहीं समझेगा फिर दूसरी तरीके से। थैंक यू। Anyone else? यस सर। Hello, ma'am. Very inspiring story. Thank you. It's really heart-touching, and at the same time, it's very, very strong. You can say every moment you have fight it out, actually. In fact, हमारे लिए तो like a role model for each and every situation in life. मेरा एक ही क्वेश्चन है, साउथ पोल आप बोल रहे हैं आपका नेक्स्ट टारगेट है, और इसके लिए क्या ऐसा लगता है कि आपको कोई एक चीज़ जो आपको बोलते कांस्टेंट ड्राइव करती है, क्योंकि अभी तो आई नो माउंटेनियर्स का एक सर्टेन एज के बाद देयर इज अ लिमिटेशन लाइक, बट स्टिल यू आर टारगेटिंग साउथ पोल, तो व्हाट इज इट दैट पुल्स यू अप दैट फॉर दैट साउथ पोल कंटिन्यूअसली? व्हाट इज आप साउथ पोल टारगेट कर रही है 24/7, राइट मैम? मैं एक्चुअली सुन नहीं पा रही हूँ। Maybe Atin, you can come forward. अच्छा, ठीक है, वो माइक की वजह से सब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, क्यों बार बार मुझे, मतलब जो मुझे किस चीज़ को, क्या ऐसा है जो मुझे मोटिवेट करता है। सबसे पहले आप लोग हैं, मैंने पहले ही दोहराया, स्टार्टिंग में कही भी थी शायद मैंने आपसे, फिर अगर मैं नेक्स्ट ना करूँ, कहते हैं हमारे देश को भूलने की आदत बहुत जल्दी होती है, भूल जाते हैं लोग। अगर आप स्थिर हो गए, एक कुछ भी पा करके स्थिर हो गए, मतलब जमा हुआ पानी अगर वो कंटिन्यू बहता नहीं है फिर पानी ही खराब हो जाता है। तो शायद अगर मैं नेक्स्ट ना करूं तो आप पहली बात तो मुझे आप याद नहीं करेंगे, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरी अंतरात्मा बैठने ही नहीं देती मुझे। अगर मैं बैठ जाऊं तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी, और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने के लिए कह रही हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं बैठ जाऊं तो मैं बिल्कुल सो ही नहीं सकती जब तक कि वो हो नहीं जाएगा। मैं सो ही नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझे कहने लगता है कि सो जा भाई, रात में माउंटेन नहीं जाना है, अभी इस समय सो जा। तो वो मुझे, और जाहिर सी बात है, लोग इंस्पायर होते तो इंस्पायरिंग चैन बिल्कुल रुकने नहीं देना है, कंटिन्यू, क्योंकि अपने लिए तो जी लिया, अपने लिए तो सबसे पहले एवरेस्ट किया था, मैंने ईमानदारी से बताया था, अपने लिए एवरेस्ट किया, लेकिन बाकी सारे पीक्स, बाकी सारे गोल भारत के लिए है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर साउथ पोल। थैंक यू सर। थैंक यू। Any more questions? Thank Okay, you. great. Thank you to the audience for the questions. Now I would like to invite on stage Mr. Gurpratap Boparai, CEO Automotive Business Europe, Mahindra Trucks and Bus and Construction Equipment Businesses, to felicitate Ms. Arunima Sinha. Alongside, I would also request Jalad sir to please join him on stage. सर बहुत अच्छा सजेशंस भी है, और मैं आप सबको बताऊं कि मेरा अल्टीमेट गोल ही यही है कि सर मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकूं। मेरा सही पूछो तो सपना ही तभी पूरा होगा कि जब मैं वो मोटिवेशंस, वो आग और लोगों में भी देख सकूं, और उन लड़कियों में देख सकूं कि जिससे हमारे देश को बहुत सारी अरुणिमा मिले। और इसलिए मैं सर एक स्पोर्ट्स एकेडमी मैंने प्लान किया है, और मैं उस पर कर भी रही हूँ। 240 बच्चे मैंने खुद अडॉप्ट किए हैं, तो अडॉप्ट किए हैं मैंने, और मैं उसके लिए मैं जो भी मुझे मिलता है
मैं उन बच्चों के लिए करती हूँ। इवन कोविड में बहुत सारा महामारी था सर, लेकिन मैंने उन बच्चों को नहीं छोड़ा और मैं कंटिन्यू करती रही उनके साथ। और लेकिन ये मैंने जल्दी में किसी को बताती नहीं हूँ सर, ये बस ठीक है सर कि ऊपर वाले ने मुझे जन्म ही शायद इसीलिए दिया कि शायद लोगों के दुआओं की, लोगों की आशीर्वाद की वजह से शायद मैं ज़िंदा हूँ, नहीं शायद मैं ज़िंदा ही नहीं रहती। थैंक यू सर। मैंने कल भी शायद बताया था, मैंने आज भी बताऊं कि मैंने महेंद्र सर के साथ में भी, आनंद महीना सर के साथ में भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। आप पता है आप बहुत लकी हैं अगर आप मानते हैं लक को, तो वैसे तो आपका हार्ड वर्क है ये कि आप, मैंने बताया था ना कि वो जो नाम है, आप बहुत, आप एक पिलर भी हैं, आप वो पिलर हैं जो सबको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप वो पिलर भी हैं। तो बहुत लकी भी हैं कि आप आनंद महिंद्रा जो ब्रांड है उसके साथ काम कर रहे हैं। और ये आप लोग ने अपना एवरेस्ट के लिए तैयारी की है, बेस कैंप की तैयारी करें क्या है? हाँ बेस कैंप, कोई बोल नहीं रहा, मुझे मजा सी नहीं आ रही। बेस कैंप की तैयारी की है? तो फिर कितना इसको सेल आउट करनी है, पहले ये बता दीजिए आप सभी मुझे। 2000 ये हुई ना बात, बस आवाज एक आई है। कितना बेचना है सर? वो खुद बोल रहे हैं 2000 बेचने हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं कहती कि आप जैसा भी हो, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अपना 100% दीजिएगा। और हम माउंटेन्स में हमेशा ये भी सिखाया जाता है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक छोटा सा कैराबिनर होता 50 ग्राम का, छोटा सा होता इतना बड़ा, पूरा का पूरा ट्रक उठाने की ताकत होती है, वो आपका ट्रक भी उठा देगा सर। और एक 9 mm की रोप होती है, 2000 किलो वेट उठाता है वो। तो हम माउंटेनियर्स को हमेशा सिखाया जाता है अपनी इक्विपमेंट्स खुद पर, और सबसे ज़्यादा भरोसा ऊपर वाले पे रखो, जीत हमेशा आपकी होगी। तो आप भरोसा रखिए, 2000 क्या उससे ज़्यादा भी होगा। आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए। थैंक यू।